नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक ऐसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम साम्राज्यों, क्रांतियों और उन खुफिया गठबंधनों के उस विशाल जाल को समझेंगे जिसने 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक तबाही की नींव रखी थी। तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध के असली कारणों को डीकोड करते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं होता। ये तो कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम की एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई चेन होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से क्षेत्रीय विवाद ने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। इसका जवाब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियों में छिपा है। इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारी आज की चर्चा इन 5 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगी। पहला, उस्मानिया साम्राज्य का संकट। दूसरा, युवा तुर्क क्रांति। तीसरा, प्रथम बाल्कन युद्ध। चौथा, जब मित्र दुश्मन बन गए। और पांचवां, प्रथम विश्व युद्ध की वो आखिरी चिंगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले खंड से, उस्मानिया साम्राज्य का संकट, जिसे उस दौर में यूरोप का बीमार आदमी भी कहा जाता था। अब इस हिस्टोरिकल गेम बोर्ड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते उस्मानिया साम्राज्य लगातार अपने क्षेत्र खो रहा था और अंदरूनी पतन से बुरी तरह जूझ रहा था। कमाल की बात यह है कि बाकी की यूरोपियन महाशक्तियां इस साम्राज्य को अपने बराबर का मानती ही नहीं थीं। उनकी नज़र में ये बस एक मरने वाली इकाई थी और वो सब बस इसके पूरी तरह गिरने का इंतजार कर रहे थे ताकि इसके विशाल भूभाग को आपस में बांट सकें। अंदर विद्रोह चल रहे थे और इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा गई थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन सामने आती है कि कैसे एक असफल लोकतांत्रिक प्रयोग ने सीधे तौर पर क्रांति को जन्म दिया। 1876 में एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर बना, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने इसको जल्द ही बर्खास्त कर दिया। अब जब सुल्तान ने अपनी खुफिया पुलिस और तानाशाही के जरिए इस बिखरती हुई सल्तनत को जबरदस्ती बांधे रखने की कोशिश की, तो उसी अत्याचार से 1889 में युवा तुर्क नामक एक अंडरग्राउंड यानी गुप्त विरोधी आंदोलन खड़ा हो गया। और यही हमें दूसरे डोमिनो की तरफ ले जाता है, यानी हमारा दूसरा खंड, युवा तुर्क क्रांति, उनकी विचारधारा और उनका एक्शन। ये क्रांति शुरू की थी मेडिकल स्टूडेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स के ग्रुप ने, जिनका संगठन कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस कहलाता था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सुधारवादी नेता सोशल डार्विनिज्म और पॉजिटिविज्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि नेचर के नियम यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देशों और राष्ट्रों पर भी लागू होते हैं। यानी अगर उस्मानिया साम्राज्य को जिंदा रहना है तो उसको बहुत ही अग्रेसिव तरीके से खुद को मॉडर्न और ताकतवर बनाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वैचारिक विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आता है। उन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, जैसे लोकतंत्र, सबके लिए समानता और भाईचारा, लेकिन असलियत में क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद इन युवा तुर्कों ने आम जनता को अनपढ़ और अज्ञानी समझना शुरू कर दिया, जिन्हें सख्त कंट्रोल की जरूरत थी। और देखते ही देखते अनवर पाशा के नेतृत्व में ये पूरी क्रांति एक सैन्य तानाशाही यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बदल गई। और इसी तानाशाही के दौरान उन्होंने तुर्कीकरण या टर्कीफिकेशन की एक बहुत ही सख्त नीति लागू कर दी। इसके तहत स्कूलों, अदालतों और सरकार में सिर्फ और सिर्फ टर्किश भाषा को ही आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। इस जबरदस्ती के थोपे गए नियम ने वहां रहने वाले करोड़ों अरबानी, आर्मेनियाई लोगों और बाल्कन ईसाइयों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि युवा तुर्क जिस असंतोष को दबाना चाहते थे, उनकी इसी पॉलिसी ने उस आग को और भड़का दिया। यही आग हमें तीसरे खंड में ले आती है, प्रथम बाल्कन युद्ध, जहां से ये डोमिनोज तेजी से गिरना शुरू होते हैं। तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि 1908 की क्रांति से उस्मानिया साम्राज्य पहले से ही हिल चुका था और ऊपर से 1911 में इटली ने उन पर अफ्रीका में हमला कर दिया। इस गड़बड़ी को देखकर पड़ोसी बाल्कन देशों को लगा कि भाई ये तो सुनहरा मौका है। 1912 आते आते बुल्गारिया की पहल पर 4 महत्वाकांक्षी देशों सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और मॉन्टेनेग्रो ने मिलकर एक बाल्कन लीग बना ली। ये कोई महान विचारों वाला गठबंधन नहीं था। इसके पीछे रशिया का गुप्त सपोर्ट था और इनका एकमात्र लक्ष्य था उस्मानिया साम्राज्य को यूरोप से खदेड़ना और मैसिडोनिया के इलाके पर कब्जा करना। इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ वो उस्मानिया सेना के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। जैसा कि इस टेबल में साफ दिखता है, सर्बिया ने कुमानोवो का युद्ध जीत लिया, ग्रीस ने सैलोनिका जैसे महत्वपूर्ण हब पर कब्जा जमा लिया, बुल्गारिया ने थ्रेस में मुख्य उस्मानिया आर्मी को बुरी तरह हरा दिया और मॉन्टेनेग्रो ने कमाल के साहस का परिचय देते हुए अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया।
इनकी जीत आश्चर्यजनक रूप से तेज और भयानक थी। इस सब का नतीजा निकला 1913 की लंदन की संधि, जिसने तुर्कों को लगभग पूरे यूरोप से बाहर निकाल फेंका। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक गेम खेला गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जबरदस्ती अल्बानिया नाम का एक पूरी तरह से नया और स्वतंत्र देश बनवा दिया। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सर्बिया को समंदर तक पहुंचने से रोकना और उसे कमजोर रखना था। और ऑस्ट्रिया की इस एक चाल ने सर्बिया के अंदर नफरत का एक ज्वालामुखी पैदा कर दिया। और इसी नफरत ने जन्म दिया हमारे चौथे खंड को, जब सहयोगी ही दुश्मन बन गए, यानी द्वितीय बाल्कन युद्ध। लंदन की उस शांति संधि पर तो अभी स्याही सूखी भी नहीं थी कि ये सारे विजेता देश आपस में ही भिड़ गए। जीती हुई जमीनों के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सर्बिया और ग्रीस को जब समंदर का हिस्सा नहीं मिला तो उन्होंने मैसिडोनिया के उपजाऊ इलाकों में ज्यादा बड़ा हिस्सा मांग लिया। वहीं दूसरी तरफ बुल्गारिया अपनी जीत के घमंड में इतना चूर था कि वो किसी से भी समझौता करने को तैयार ही नहीं था। उसे लगता था कि सबसे बड़ा हिस्सा उसी को मिलना चाहिए। और इसी लालच में जून 1913 में बुल्गारिया ने अपने ही दोस्तों पर अचानक हमला कर दिया। ये बुल्गारिया की सबसे भयंकर रणनीतिक भूल साबित हुई। अचानक से वो चारों तरफ से घिर गया। सर्बिया और ग्रीस ने तो पलटवार किया ही, लेकिन मौके की तलाश में बैठे रोमानिया ने भी उत्तर से हमला बोल दिया। और इस मौके का फायदा उठाकर उस्मानिया साम्राज्य ने भी अनवर पाशा के नेतृत्व में वापस हमला करके एड्रियानोपल छीन लिया। एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ने का परिणाम यह हुआ कि बुल्गारिया की बहुत ही तेजी से और अपमानजनक तरीके से हार हो गई। इस हार के बाद आती है 1913 की बुखारेस्ट की संधि, जिसने इन बाल्कन देशों का नया नक्शा तय किया। इस परिणाम को देखिए, सर्बिया का आकार 2 गुना हो गया, पर वो ऑस्ट्रिया से सख्त नफरत करने लगा। ग्रीस एक बड़ी नेवल पावर बन गया। बुल्गारिया के हाथ से सब कुछ छीन लिया गया और वो अपमान के बोझ तले बदले की आग में जलने लगा। वहीं उस्मानिया साम्राज्य ने कुछ हिस्से वापस पाकर अनवर पाशा की तानाशाही पर पक्की मुहर लगा दी। इन्हीं नतीजों ने सचमुच अगले विशाल युद्ध की जमीन तैयार कर दी थी। अब हम अपने आखिरी और सबसे खतरनाक 5वें खंड पर पहुंच गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी, जब ये उबलता हुआ कड़ाहा आखिरकार फट गया। यहां से स्थिति पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये छोटे और क्षेत्रीय लालच अब पूरी दुनिया की महाशक्तियों को अंधी खाई में खींचने लगे थे। बाल्कन युद्ध असल में एक ड्रेस रिहर्सल की तरह थे। अल्बानिया वाले मुद्दे को लेकर सर्बिया का गुस्सा स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद में बदल गया। ऑस्ट्रिया हंगरी को लगने लगा कि अब जिंदा रहने के लिए सर्बिया पर हमला करना ही पड़ेगा। रशिया ने पहली हार से चढ़कर तय कर लिया कि अब वो बिना शर्त सर्बिया का साथ देगा। हार से खिसियाया बुल्गारिया और उस्मानिया साम्राज्य दोनों ने बदला लेने के लिए जर्मनी से हाथ मिला लिया। इस पूरी स्थिति का सारांश यही निकलता है कि उस वक्त का पूरा यूरोप क्षेत्रीय लालच, अनियंत्रित राष्ट्रवाद और जटिल संधियों के एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जिसे फटने के लिए सच में सिर्फ एक चिंगारी चाहिए थी। और वो चिंगारी आखिरकार 28 जून 1914 को तब गिरी जब साराजेवो ने आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। इस एक घटना के बाद ठीक उन्हीं संधियों और पुरानी दुश्मनियों के हिसाब से डोमिनोज एक एक करके गिरते चले गए। तो आज का ये एक्सप्लेनर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़कर जाता है। युवा तुर्कों का उदय और बाल्कन युद्ध हमें सिखाते हैं कि जब हम रीजनल हिस्ट्री की पेचीदगियों और छोटे विवादों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो आगे चलकर ऐसी भयानक शक्ल ले सकते हैं जहां पूरी दुनिया आग में जलने लगती है। सोचने वाली बात यह है कि जब स्थानीय मुद्दे ग्लोबल तबाही में बदल जाएं तो क्या ऐसी स्थिति में वाकई कोई देश जीत सकता है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास के इन रोचक पन्नों को हम आगे भी इसी तरह खोलते रहेंगे।